हेलो फ्रेंड्स, चिकित्सा गाइड के प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ड्रिप यानी कि इंट्रावेनस फ्लूइड। इंट्रावेनस फ्लूइड क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्यों इनको यूज़ किया जाता है, किस ड्रिप के अंदर क्या कंपोजिशन होता है, क्या इसके इंडिकेशन होते हैं जहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है, क्या इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं जहाँ पर इसको यूज़ नहीं किया जाता है। सब चीज़ के बारे में हम आज पढ़ेंगे डिटेल में हिंदी में। तो जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए बहुत ही शानदार टॉपिक है। आइए हम पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रिप यानी कि आईवी फ्लूइड, इंट्रावेनस फ्लूइड क्या होते हैं उस बारे में अपन देखते हैं। ड्रिप को हम इंट्रावेनस फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, ये तरल दवाइयाँ या सॉल्यूशन होते हैं जिन्हें वेन के द्वारा शरीर में पहुंचाया जाता है। क्या होते हैं ये? लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं या फिर लिक्विड मेडिसिन होती है जिन्हें वेन के माध्यम से कहाँ पहुंचाया जाता है? बॉडी के अंदर पहुंचाया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? इसका उपयोग करते हैं हम डिहाइड्रेशन को रिकवर करने के लिए। अगर किसी पेशेंट को डिहाइड्रेशन है तो उसे हाइड्रेट करने के लिए हमें इंट्रावेनस फ्लूइड की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए। अगर किसी पर्सन की बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो गए हैं तो वहाँ पर फिजिशियन या फिर जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या करते हैं? ड्रिप का उपयोग करते हैं। तीसरा है दवायाँ या फिर न्यूट्रिएंट्स देने में। दवायाँ या फिर पोषक तत्व शरीर में पहुँचाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ड्रिप का यूज़ करते हैं। ठीक है, शॉक या फिर बीपी मेंटेन करने के लिए। अगर किसी पेशेंट को शॉक की कंडीशन है तो उसे रिकवर करने के लिए हमें बहुत सारा फ्लूइड देना पड़ेगा, वो भी सीरा मार्ग से इंट्रावेनस फ्लूइड देना पड़ेगा। उस चीज़ के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ड्रिप की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, बीपी अगर किसी पेशेंट का बहुत ज़्यादा कम हो गया है तो उसे मेंटेन करने के लिए, लेवल पर लाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ड्रिप की आवश्यकता पड़ेगी। वाई इज़ ए ड्रिप नीडेड? क्यों ड्रिप की आवश्यकता होती है? ठीक है, ड्रिप की आवश्यकता क्यों होती है? फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट की पूर्ति करने के लिए। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट की कमी अगर है तो उसे पूरा करने के लिए हमें ड्रिप की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे लिए क्या काम के होते हैं? ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस में काम में आते हैं। ठीक है, फैसिलिटेट मसल्स कंस्ट्रक्शन, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन फैसिलिटेट करने के लिए ये काम आते हैं। ठीक है, मेंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट हीमोस्टेसिस इज एसेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। ठीक है, दूसरा इसका जो उपयोग है ड्रिप का वो है भारी उल्टी या दस्त के अंदर। सीवियर वोमिटिंग या फिर डायरिया की कंडीशन है तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? ड्रिप की। ठीक है, फीवर में डिहाइड्रेशन की कंडीशन में अगर किसी पेशेंट को लंबे टाइम से फीवर है या बहुत ज़्यादा फीवर है तो उसको डिहाइड्रेशन हो जाता है। उस डिहाइड्रेशन को रिकवर करने के लिए हम क्या करते हैं? ड्रिप का यूज करते हैं। ठीक है, किसी पर्सन की बॉडी में इतना सारा फ्लूइड होना चाहिए और इतना सारा रह गया है तो फिर हमको क्या जरूरत पड़ेगी? किसकी जरूरत पड़ेगी? ड्रिप की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके माध्यम से हम फ्लूइड की पूर्ति कर पाए और फ्लूइड की पूर्ति होने के बाद में उस व्यक्ति को हम स्वस्थ स्थिति में ला सकते हैं। ठीक है, सर्जरी के दौरान और बाद में, सर्जरी जब किसी पेशेंट की जाती है तो सर्जरी के दौरान बहुत सारा फ्लूइड लॉस होता है, ब्लड लॉस होता है। तो उस ब्लड लॉस की वजह से बॉडी के अंदर जो ब्लड का वॉल्यूम है बहुत कम हो जाता है। उस वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए हम इंट्रावेनस फ्लूइड देते हैं सर्जरी के दौरान भी और सर्जरी के बाद में भी, ताकि पेशेंट को कहीं कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, लो ब्लड प्रेशर या फिर शॉक की कंडीशन में अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया या फिर वो शॉक में चला गया, जैसा कि मैंने पहले बताया, तो उस कंडीशन से उबरने के लिए हमें इंट्रावेनस फ्लूइड या फिर ड्रिप की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, सीवियर इन्फेक्शन में अगर बहुत ज़्यादा किसी पेशेंट को सीवियर इन्फेक्शन है तो सीवियर इन्फेक्शन की कंडीशन से रिकवर करने के लिए हमें बहुत सारे हैवी एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना होता है और वो हैवी एंटीबायोटिक्स जो है ड्रिप के माध्यम से ही हम दे पाते हैं, डायरेक्टली नहीं दे पाते हैं। ड्रिप के माध्यम से सीरम मार्ग से देते हैं, तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? ड्रिप की आवश्यकता होती है। तो आपका जो क्वेश्चन था कि वाई इज़ अ ड्रिप नीडेड, उसका आंसर ये हो गया। आपको फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, वोमिटिंग डायरिया के लिए जरूरत पड़ती है, डिहाइड्रेशन के लिए पड़ती है, सर्जरी के दौरान और बाद में, लो बीपी और शॉक में और सीवियर इन्फेक्शन की कंडीशन में हमें ड्रिप की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब आप दूसरे सवाल पे अपन आते हैं, टाइप्स ऑफ ड्रिप या फिर आईवी फ्लूइड्स। कितने प्रकार की ड्रिप होती है? बहुत सारी ड्रिप हम देखते हैं कि बहुत सारी प्रकार की ड्रिप होती है।
रिंगर लेक्टेड अलग है आपका, रिंगर लेक्टेड अलग है आपका, नॉर्मल सेलाइन अलग है आपका, डेक्सट्रोस नॉर्मल नॉर्मल सेलाइन अलग है, ठीक है। आपका एल्बुमिन अलग है आपका, हिटास्ट्रेच अलग है, कितने प्रकार की ड्रिप्स है। तो हम इनको एक एक करके यहाँ पे समझेंगे कि ड्रिप्स कितने प्रकार की होती है, कौन सी ड्रिप कौन सी क्लास की होती है, और कौन सी क्लास में कौन सी ड्रिप आती है, और कौन सी ड्रिप का कहाँ यूज़ करना है कहाँ नहीं यूज़ करना, हम पढ़ रहे हैं डिटेल में, ठीक है। पहला है क्रिस्टेलॉइड्स, ठीक है। ड्रिप का जो प्रकार है, पहला प्रकार है क्या है, क्रिस्टेलॉइड्स, दूसरा प्रकार है कोलोइड्स, तीसरा प्रकार है इसका ब्लड प्रोडक्ट्स, और चौथा प्रकार है स्पेशलाइज्ड आईवी फ्लूइड, ठीक है, स्पेशलाइज्ड आईवी फ्लूइड। एक एक करके देखते हैं हम क्रिस्टेलॉइड्स के अंदर क्या आता है। क्रिस्टेलॉइड्स के अंदर आता है आपका नॉर्मल सेलाइन, रिंगर लेक्टेट, डेक्सट्रोस नॉर्मल सेलाइन, और डेक्सट्रोस 5%, ठीक है। ये आता है आपका क्रिस्टेलॉइड्स के अंदर। दूसरा आता है कोलोइड्स, इसके अंदर हाई मॉलिक्यूलर प्रोडक्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एल्बुमिन, डेक्स्ट्रान, हिटास्ट्रिच, ठीक है, हिटास्ट्रिच। ब्लड प्रोडक्ट्स जिसके अंदर आपका ब्लड आ गया, होल ब्लड हो गया, या फिर प्लेटलेट्स हो गया, ब्लड का प्रोडक्ट कोई हो गया, ठीक है। इसके अलावा होता है स्पेशलाइज्ड आईवी फ्लूइड्स, कोई स्पेशल आईवी फ्लूइड जो होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, ठीक है। क्रिस्टेलॉइड सॉल्यूशन इस टाइप का होता है, कोलोइड सॉल्यूशन इस टाइप का होता है। यहाँ तक क्लियर है। क्रिस्टेलॉइड्स फ्लूइड्स के अंदर क्या क्या आते हैं उनको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। हमने देखा सबसे पहले नॉर्मल सेलाइन। नॉर्मल सेलाइन के अंदर क्या होता है, 0.9% सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है। कंपोजिशन क्या होता है इसका, सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोराइड मतलब NaCl, ये क्या है, नमक का फॉर्मूला है, ठीक है। 0.9% होता है, तो कंपोजिशन क्या हो गया, साल्ट हो गया इसका, ठीक है। अब इसके अंदर सोडियम होता है 154 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, क्लोराइड होता है 154 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, बराबर मात्रा में ये होता है। व्हेन डज इट यूज, कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन को रिकवर करने के लिए। अगर किसी व्यक्ति को निर्जलीकरण हो रहा है तो उसे हाइड्रेट करने के लिए हमें NH की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। वोमिटिंग और डायरिया की कंडीशन से रिकवर करने के लिए NH का यूज़ किया जाता है। हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर है तो उस कंडीशन से हमें उबरने के लिए लो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, लो ब्लड प्रेशर से ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, नॉर्मल सेलाइन की आवश्यकता पड़ती है। शॉक के अंदर जो इनिशियल फ्लूइड होता है, जब किसी व्यक्ति को शॉक की कंडीशन में हम पाते हैं तो उसके लिए जो हम शुरुआती फ्लूइड यूज़ करते हैं वो क्या है, वो है नॉर्मल सेलाइन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ कंपेटिबल होता है ये, ठीक है। क्रिस्टेलॉइड फ्लूइड्स के अंदर नॉर्मल सेलाइन जो है वो क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ कंपेटिबल होता है, ठीक है। व्हेन डज इट नॉट यूज, कहाँ पर इसको यूज नहीं करना है। यहाँ पर हमने पढ़ा कहाँ पर इसको यूज करना है, अब हम पढ़ेंगे कहाँ पर इसको यूज नहीं करना है। किसकी बात करें हम, नॉर्मल सेलाइन की। किसकी बात करें हम, नॉर्मल सेलाइन की। क्या है इसके अंदर, सोडियम क्लोराइड 0.9%, ठीक है। कहाँ इसको यूज़ नहीं करना है, हमें यूज़ नहीं करना है हार्ट फेलियर की कंडीशन में, ठीक है। हमें यूज़ नहीं करना है किडनी फेलियर की कंडीशन में, हमें यूज़ नहीं करना है हाई सोडियम लेवल जिस पेशेंट का है उसमें इसको यूज नहीं करना है। क्या नहीं करना है, यूज नहीं करना है। हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में नॉर्मल सेलाइन नहीं दी जाती, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, जान लो ये, ठीक है। किडनी फेलियर वाले पेशेंट में सोडियम की अधिकता हम नहीं दे सकते, इसलिए हम किडनी फेलियर वाले पेशेंट के अंदर नॉर्मल सेलाइन का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जिस पेशेंट का सोडियम लेवल बहुत ज़्यादा है उसको अगर हम और 154 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर वाला फ्लूइड देंगे तो उसको और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में भी नॉर्मल सेलाइन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते दूसरे प्रकार के फ्लूइड की तरफ, ठीक है। क्रिस्टेलॉइड्स के अंदर दूसरे प्रकार के फ्लूइड के लिए दूसरे प्रकार का फ्लूइड कौन सा है, रिंगर लेक्टेट, RL जिसे हम कहते हैं रिंगर लेक्टेट। इससे हार्टमैन्स सॉल्यूशन भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, हार्टमैन्स सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको कहाँ, इसका कंपोजिशन क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। सोडियम इसके अंदर होता है 130 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, पोटेशियम इसके अंदर होता है 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, कैल्शियम इसके अंदर होता है 3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, क्लोराइड इसके अंदर होता है 109 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, लैक्टेट इसके अंदर होता है 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है।
ये इसका कंपोजिशन हो गया। क्या हो गया? कंपोजिशन हो गया। रिंगर लैक्टेट में क्या क्या होता है? सोडियम 130 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, पोटेशियम 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, कैल्शियम 3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, क्लोराइड 109 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर और लैक्टेट 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, अब हम देखते हैं हार्टमैन सॉल्यूशन का यूज हम कहाँ करते हैं। किसका यूज कहाँ करते हैं? कंपाउंड सोडियम लैक्टेट इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, हार्टमैन सॉल्यूशन, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? डिहाइड्रेशन की कंडीशन से रिकवर करने के लिए नॉर्मल सेलाइन का भी यूज किया जा सकता है, रिंगर लैक्टेट का भी यूज किया जाता है। बर्न केसेस के अंदर हम किसका यूज़ करते हैं? रिंगर लैक्टेट का यूज़ करते हैं। सर्जरी या ट्रोमा के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सर्जरी या ट्रोमा के अंदर जो फ्लूइड लॉस होता है उसे मेंटेन करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ कौन से आईवी फ्लूइड का यूज़ करते हैं? हम करते हैं रिंगर लैक्टेट का। ठीक है, एसिडोसिस करेक्शन के लिए। ठीक है, अगर एसिडोसिस किसी व्यक्ति को हो रहा है तो उसके करेक्शन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? रिंगर लैक्टेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अवॉइड इन, किस स्थिति में रिंगर लैक्टेट नहीं दिया जाता है। देना कहाँ है? हमने देखा डिहाइड्रेशन की कंडीशन को रिकवर करने के लिए, ब्लड बर्न केसेस के लिए फ्लूइड ऑफ चॉइस है। बर्न केसेस के लिए फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या होता है? रिंगर लैक्टेट। ठीक है, सर्जरी या ट्रोमा से रिकवर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, एसिडोसिस करेक्शन के लिए इसको यूज़ करते हैं। अब हम कहाँ यूज़ नहीं करते? बहुत इंपॉर्टेंट है, किडनी फेलियर में सोडियम भी NaCl भी यूज़ नहीं करते थे, नॉर्मल सेलाइन भी यूज़ नहीं करते थे, तो यहाँ पे किडनी फेलियर में रिंगर लैक्टेट भी यूज़ नहीं करना है। लीवर डिजीज़ किसी पेशेंट को है तो हम क्या यूज़ नहीं करते हैं? रिंगर लैक्टेट यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, डेक्सट्रोज 5%, अगला हमारा जो सॉल्यूशन है या फिर इंट्रावेनस फ्लूइड है वो क्या है? डेक्सट्रोज 5%। डेक्सट्रोज 5% के अंदर कंपोजिशन क्या होता है? सबसे पहले हम देख लेते हैं। ग्लूकोज इन वाटर, पानी के अंदर ग्लूकोज है, कितना है? 5%। क्या है? 5% ग्लूकोज इन वाटर है। ठीक है, कहाँ पर यूज़ करते हैं इसका? किस तरीके का दिखता है आपका? डेक्सट्रोज 5% इन वाटर। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया, लो ब्लड शुगर अगर किसी व्यक्ति का लो हो रहा है तो हम क्या यूज़ करते हैं? किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर अगर लो हो रहा है, डिक्रीज्ड हो रहा है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? 5% डेक्सट्रोज यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? 5% डेक्सट्रोज यूज़ करते हैं। ठीक है, आईवी मेडिकेशन डाइल्यूशन के लिए कुछ मेडिकेशन जो है हम सीरा मार्ग से जो देते हैं वो 5% डेक्सट्रोज के अंदर डाइल्यूट करके देते हैं, डायरेक्ट नहीं देते हैं। ठीक है, माइल्ड डिहाइड्रेशन अगर किसी व्यक्ति को है तो हम क्या यूज़ करते हैं? डेक्सट्रोज 5%। बच्चों में एनर्जी देने के लिए, कुछ बच्चे होते हैं बिल्कुल एनर्जी लेस होते हैं, उसमें एनर्जी देने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? 5% डेक्सट्रोज। किन स्थिति में नहीं यूज़ करना है? ठीक है, अब डेक्सट्रोज है, ग्लूकोज है, तो इसको किस स्थिति में यूज़ नहीं करना चाहिए? ठीक है, वो देख लीजिए। ब्रेन इंजरी के अंदर नहीं यूज़ करना है। ब्रेन इंजरी में क्यों नहीं यूज़ करना है? ब्रेन इंजरी में क्यों नहीं यूज़ करना है? इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा देगा। ये क्या बढ़ा देगा? क्या बढ़ा देगा? इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा देगा, क्योंकि पहले से ही बढ़ा हुआ है और बढ़ा देगा। ठीक है, तो ब्रेन इंजरी के अंदर हम इसको यूज नहीं कर सकते। डायबिटिक पेशेंट के अंदर ऑलरेडी ब्लड के अंदर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर और सीरा मार्ग से ग्लूकोज नहीं दे सकते क्योंकि उसको नुकसान हो सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन की तरफ। ठीक है, अगला आईवी फ्लूइड कौन सा है हमारा? डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन। क्या है? डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन, जिसके अंदर कंपोजिशन क्या होता है? नॉर्मल सेलाइन के साथ में 5% डेक्सट्रोज होता है। नॉर्मल सेलाइन 0.9% के साथ में 5% डेक्सट्रोज के अंदर कंपोजिशन होता है। ठीक है, किस तरह का दिखता है आपका डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन? इस टाइप का दिखता है। सोडियम क्लोराइड एंड डेक्सट्रोज इंजेक्शन, ये है 0.45% और 5% W/V। ठीक है, यूजेस कहाँ यूज करना है इसको? डिहाइड्रेशन विथ माइल्ड शुगर नीडेड, ऐसा डिहाइड्रेशन जहाँ पर शुगर की ज़रूरत है और कम मात्रा में शुगर की ज़रूरत है, वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन। फीवर में एनर्जी प्लस फ्लूइड दोनों चाहिए। ठीक है, इस फीवर की कंडीशन में जहाँ पर पेशेंट का एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो गया है और उसको फ्लूइड भी देना है, फ्लूइड लॉस भी हो रहा है, डिहाइड्रेशन भी हो रहा है और एनर्जी लेवल भी बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे? डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन देंगे। केवल नॉर्मल सेलाइन से क्या होगा? उसका रिहाइड्रेशन होगा, मतलब डिहाइड्रेशन खत्म होगा, हाइड्रेट होगा वो। लेकिन 5% डेक्सट्रोज अगर मिक्स होगा तो क्या होगा? उसको एनर्जी भी मिल जाएगी।
तो दोनों काम कर लिए इसने, एनर्जी प्लस फ्लूइड दोनों काम हो गए इसके डीएनएस के। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट के अंदर हम उसको फ्लूइड लॉस से बचाने के लिए, फ्लूइड लॉस को रिकवर करने के लिए, ऑपरेशन के बाद में फ्लूइड लॉस को रिकवर करने के लिए हम क्या करते हैं, डेक्सट्रोस नॉर्मल सेलाइन का यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं किस कंडीशन में डेक्सट्रोस नॉर्मल सेलाइन का यूज नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि डीएनएस को कहाँ पर नहीं देना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट में, जैसा कि हमने D5% में देखा था कि हम डायबिटिक पेशेंट के लिए के ब्लड में ऑलरेडी शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, तो हम और एक्स्ट्रा शुगर नहीं दे सकते, तो डायबिटिक पेशेंट में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ठीक है, हाई सोडियम केसेस के अंदर हम इसको नहीं देंगे क्योंकि सोडियम की मात्रा इसके अंदर ऑलरेडी है, तो हाई सोडियम वाले केसेस में अगर इसको देंगे तो उसका सोडियम लेवल और बढ़ जाएगा, तो उसको नुकसान होने की कंडीशन बन सकती है। इसलिए हम क्या करेंगे, हाई सोडियम केसेस जो है उसके अंदर डीएनएस का यूज नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं, हमने पढ़ा क्रिस्टलोइड फ्लूइड्स। अब तक जो हम पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा नॉर्मल सेलाइन, रिंगर लैक्टेट, डेक्सट्रोस 5%, डेक्सट्रोस नॉर्मल सेलाइन, ये सब थे क्या थे, क्रिस्टलोइड्स प्रोडक्ट्स, क्रिस्टलोइड्स आईवी फ्लूइड्स। अब क्या है, अब हम पढ़ रहे हैं कोलोइड आईवी फ्लूइड्स। कोलोइड फ्लूइड्स के अंदर क्या क्या आते हैं, कोलोइड फ्लूइड्स के अंदर मैंने आपको बताया था एल्बुमिन आता है, हिटास्ट्रेच आता है, ठीक है, और डेक्स्ट्रान आता है। क्या आता है, डेक्स्ट्रान आता है। ठीक है, तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। कोलोइड फ्लूइड है क्या, सबसे पहले देखो, हाई मोलिकुलर वेट सॉल्यूशंस होते हैं ये। ठीक है, रक्त में ज़्यादा देर तक रुकते हैं। ठीक है, तेज़ी से बीपी बढ़ाने में यूज़फुल होते हैं। बहुत ज़्यादा बीपी फॉल होगा तो हमें कोलोइड्स यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, ताकि क्या ये स्पीड से बीपी बढ़ा दें। ठीक है, एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं इसके अंदर, एल्बुमिन होता है, डेक्स्ट्रान होता है, जैसा कि मैंने बताया हिटास्ट्रेच होता है। अब हम पढ़ते हैं एक एक करके। एल्बुमिन क्या होता है, एल्बुमिन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, एल्बुमिन का यूज़ करते हैं हम सीवियर हाइपो एल्बुमिनीमिया, ब्लड के अंदर जहाँ पर एल्बुमिन की बिल्कुल कमी हो गई है, बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, ह्यूमन एल्बुमिन 20%। ठीक है, क्या यूज़ करते हैं, ह्यूमन एल्बुमिन 20%। ठीक है, देख रहे हैं आप, ह्यूमन एल्बुमिन 20%, ह्यूमन एल्बुमिन 20% हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। कहाँ पर यूज़ करते हैं, सीवियर हाइपोबिलोनुमिया। ठीक है, जहाँ पर एल्बुमिन की कमी ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लीवर फेल्योर में इसका यूज़ करते हैं। लीवर फेल्योर में इसका यूज़ करते हैं, वहाँ पर एल्बुमिन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, लीवर फेल्योर में इसको यूज़ करते हैं। सीवियर एडिमा के अंदर हम यूज करते हैं इसको, या फिर एसाइटिस के अंदर, एसाइटिस के अंदर हम बार बार एसाइटिक टेपिंग करते हैं, उस वजह से क्या है, एल्बुमिन का लॉस होने के बहुत चांसेस होते हैं, और उस एल्बुमिन के लॉस को रिकवर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एल्बुमिन यूज़ करते हैं। ठीक है, अवॉइडिन, कहाँ पर इसको यूज़ नहीं करना है, इसको यूज़ नहीं करना है एल्बुमिन को, हार्ट फेलियर की कंडीशन में, और दूसरा इसको हार्ट फेलियर में यूज़ नहीं करना है। कहाँ यूज़ नहीं करना है, हार्ट फेलियर में यूज़ नहीं करना है। दूसरा इसका जो है वो कमी जो है इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत महंगा होता है ये, तो आम आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर पाता है, फिर पेशेंट के लिए बहुत कॉस्टली होता है। ठीक है, देखा आपने, एल्बुमिन 20% बियरिंग लो साल्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं ड्रिप सिलेक्शन, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जीपी के लिए। ठीक है, जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए बहुत ही पेचीदा सवाल है। क्या है, ड्रिप सिलेक्शन, कौन सी ड्रिप का सिलेक्शन किस कंडीशन में करें, कहाँ पर कौन सी ड्रग देनी है और कहाँ पर कौन सी ड्रग नहीं देनी है, इस बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, इस बारे में हम बात करते हैं। डिहाइड्रेशन में कौन सी ड्रिप देनी है, डिहाइड्रेशन में हम दे सकते हैं, अगर माइल्ड से मॉडरेट डिहाइड्रेशन है तो हम क्या देंगे, ORS। अगर माइल्ड से मॉडरेट डिहाइड्रेशन है तो हम क्या देंगे, ORS। अगर मॉडरेट से सीवियर डिहाइड्रेशन है तो हम क्या देंगे, नॉर्मल सेलाइन या फिर RL, रिंगर लैक्टेट। ठीक है, और वोमिटिंग और डायरिया की कंडीशन में हम कौन सा यूज़ करते हैं, नॉर्मल सेलाइन और रिंगर लैक्टेट। ठीक है, फीवर हाई टेम्परेचर, फीवर हाई टेम्परेचर में हम कौन सा यूज़ करते हैं, डेक्सट्रोस नॉर्मल सेलाइन और D5% इन किड्स। किड्स के अंदर हम क्या करते हैं, D5% यूज़ करते हैं, क्योंकि एनर्जी लेवल बहुत लो होता है उनका। ठीक है, तो वहाँ पर हम D5% यूज़ करते हैं। लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन अगर पेशेंट को है तो हम नॉर्मल सेलाइन फर्स्ट चॉइस होती है हमारी, फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो क्या होती है, नॉर्मल सेलाइन। क्या होती है, नॉर्मल सेलाइन। ठीक है, लो ब्लड प्रेशर में। दूसरा होता है रिंगर लैक्टेट। ठीक है, कोलोइड्स और सीवियर केसेस में, सीवियर केसेस के अंदर हम कोलोइड्स यूज़ करते हैं। ठीक है,
तो हमने देखा ड्रिप सिलेक्शन के अंदर डिहाइड्रेशन में अगर माइल्ड टू मॉडरेट है तो ओआरएस देंगे, मॉडरेट टू सीवियर है तो नॉर्मल सेलाइन या फिर रिंगर लैक्टेट देंगे, अगर वोमिटिंग है और डायरिया है तो हम एनएस या फिर रिंगर लैक्टेट देंगे। ठीक है। और फीवर अगर पेशेंट को है, फीवर और हाई टेम्परेचर जो है उसका बॉडी टेम्परेचर अगर हाई है तो हम डीएनएस देंगे या फिर D5% देंगे। ठीक है। और लो ब्लड प्रेशर के अंदर हम सबसे पहला प्रीफर जो करते हैं वो करते हैं नॉर्मल सेलाइन को, और इसके अलावा हम रिंगर लैक्टेट भी यूज़ करते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा बीपी डाउन है तो हम उस कंडीशन में क्या यूज़ करते हैं, कोलोइड्स, जिसके अंदर क्या आ गया, एल्बुमिन आ गया था, हिटास्ट्रेच आ गया था और नेक्स्ट्रान आ गया था। ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में कौन सा जो है ड्रिप यूज़ करेंगे हम, ड्रिप 50% डेक्सट्रोज। इमरजेंसी के अंदर अगर बहुत ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया पेशेंट, शॉक की कंडीशन में जा रहा है तो हम क्या करेंगे, D50% और D5% भी यूज़ करते हैं अगर वो अवेलेबल नहीं है तो। ठीक है। बर्न की कंडीशन में जो है रिंगर लैक्टेट प्रीफर्ड होता है। बर्न, अगर कोई पेशेंट जला है, जल के आया है तो हम रिंगर लैक्टेट प्रीफर करते हैं। रिंगर लैक्टेट फ्लूइड ऑफ चॉइस होती है बर्न के अंदर। ठीक है। हाई फ्लूइड लॉस के अंदर RL फार्मूला दिया जाता है, वो मैं कभी आपको अलग से वीडियो में, सेपरेट वीडियो में आपको बहुत डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है। किडनी डिजीज़ के अंदर नॉर्मल सेलाइन नहीं देनी है, बहुत ज़्यादा मात्रा में दे सकते हैं पर बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं देनी है नॉर्मल सेलाइन। ठीक है। अवॉइड रिंगर लैक्टेट, पोटेशियम ज़्यादा होता है इसलिए हम क्या करते हैं, रिंगर लैक्टेट को अवॉइड करते हैं। नॉर्मल सेलाइन को भी अवॉइड करते हैं पर कंट्रोल्ड कंडीशन में हम दे सकते हैं। ठीक है। और D5% हम इसके अंदर किडनी डिजीज़ के अंदर दे सकते हैं। ठीक है। तो कौन सी किडनी डिजीज़ के अंदर हम वापस देख लेते हैं। अवॉइड नॉर्मल सेलाइन इन एक्सेस, नॉर्मल सेलाइन किडनी डिजीज़ के अंदर नहीं देना है। अगर देना भी पड़ा तो कंट्रोल्ड सिचुएशन में देते हैं, हम कंट्रोल्ड मात्रा में देते हैं। ठीक है। अवॉइड रिंगर लैक्टेट किडनी कंडीशन में बिल्कुल नहीं देते हैं क्योंकि ये पोटेशियम लेवल को इंक्रीज करती है और ये एक खतरे का निशान होता है। ठीक है। प्रीफर क्या करते हैं इसके अंदर, किडनी डिजीज के अंदर डेक्सट्रोज 5%। ठीक है। और अगर कभी आवश्यकता पड़ी तो नॉर्मल सेलाइन को कंट्रोल्ड मात्रा में देते हैं। ठीक है। लीवर डिजीज के अंदर हमें रिंगर लैक्टेट बिल्कुल भी नहीं देना है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था। हम क्या दे सकते हैं लीवर डिजीज के अंदर, नॉर्मल सेलाइन। क्या दे सकते हैं, नॉर्मल सेलाइन दे सकते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इंट्रावेनस फ्लूइड्स। ये था हमारा आज का टॉपिक, इंट्रावेनस फ्लूइड्स। फ्लूइड्स के बारे में हमने डिटेल में जाना, कितने टाइप के फ्लूइड्स होते हैं, कौन सा फ्लूइड किस में काम लिया जाता है, कौन सा फ्लूइड किस में काम नहीं लिया जाता है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए, जैसा कि आपको किसी और वीडियो के बारे में जानकारी चाहिए डिटेल में, तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि इस टॉपिक पर वीडियो बना के दीजिए, तो मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। ठीक है। और अगर वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए। बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। ये हमारी बुक्स है जो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी है तो इनको ज़रूर पढ़िएगा। चिकित्सा गाइड 1st, 2nd और 3rd एडिशन हमने मार्केट के अंदर लॉन्च कर रखा है। 3rd एडिशन की बहुत अच्छी डिमांड है और बहुत कुछ इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। 300+ डिजीज़, इंट्रोडक्शन, कोजेज, साइंस एंड सिम्टम। ठीक है। बच्चों का ट्रीटमेंट, महिलाओं का ट्रीटमेंट, स्किन का ट्रीटमेंट, आपको हर डिजीज़ का ट्रीटमेंट इसके अंदर मिलेगा। आप जो है किसी भी रिपोर्ट को पढ़ के, जैसे ECG, एक्सरे, LFT, CBC या फिर कोई भी किसी भी रिपोर्ट को पढ़ के डायग्नोसिस कैसे बना सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट के लिए किन मेडिसिन का सिलेक्शन कर सकते हैं, वो सब इसमें आपको देखने को मिलेगा। और कुछ ही दिनों बाद में हम लॉन्च कर रहे हैं चिकित्सा गाइड आयुर्वेदा, जो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी इन दिस वीडियो। थैंक यू।